वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अपना कॉम्पिटिटिव कॉर्नर यूट्यूब चैनल। आज हम हमारी फिजिक्स फार्मूला रिवीजन सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम केटीजी एंड रेडिएशन के फार्मूला रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बेसिक लॉज डिस्कस करते हैं। बॉयज़ लॉ, जिसमें बॉयज़ लॉ कहता है कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। गेलो-शक लॉ में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्रेशर कांस्टेंट होता है। और इन सभी इक्वेशंस को अगर हम मिलाएंगे तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन मिलेगा, जो कि होता है PV = nRT है। ये आपको बेसिक्स तो पता ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं सब इम्पोर्टेंट्स फार्मूला। ये अब हमारे पूरे लेक्चर में यूज़ होंगे। इनके हिसाब से हम डिफरेंट फार्मूलाज डिराइव करेंगे और प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में इससे आसानी होगी। पहले हमारे पास जो ये R है, ये गैस कांस्टेंट है। जो हम PV = nRT में R यूज़ करते हैं वो यानी जो है वो एवोगाड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻23। और के भी जो है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अभी बाद में नंबर ऑफ मोल्स का तो आपको फॉर्मूला पता होगा, मास अपॉन मोलर मास, और इसको हम नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास मोलर मास का फॉर्मूला निकल के आता है इधर से। इसी फॉर्मूले से हम ये फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो 1 लेंगे और एन को यहाँ पे ले जाएंगे और मोलर मास को इधर ले आएंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, जो कि एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें हमें जो प्रेशर ऑन आइडियल गैस है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 N/V यहाँ पे V² जो है वो V² मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी जिससे जो गैस के पार्टिकल्स है वो उसके बाउंड्री को कोलाइड होके आएंगे, उसकी वेलोसिटी को हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलेंगे। यहाँ पे N जो है वो एज यूजुअल नंबर ऑफ मोल्स है। V जो है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस वही होगा, वो है। और यहाँ पे मास है, वो मास ऑफ पार्टिकल है जो अंदर प्रेजेंट होंगे गैस के। यहाँ पे इसके नोटेशन है। इसी फॉर्मूला को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे जो m है, स्मॉल m, मास अपॉन वॉल्यूम को हम डेंसिटी लिख सकते हैं। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये डेंसिटी बनेगा। तो यही फार्मूला यहाँ पे आता है और वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम 1 लेंगे, तो हमारे पास ये भी फार्मूला आता है। अगर हम यही फार्मूला जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी V है इसके लिए अरेंज करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे फार्मूले आएंगे। VRMS = दिस। ये आप देख सकते हैं, पीछे के फार्मूले से डिराइव होके ये फार्मूला आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास अभी एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, मतलब पर मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी गैस के लिए, तो वह ये यहाँ पे फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल यहाँ पे 3/2 kB × T। यहाँ पे T जो है वो हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेंगे, kB तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो पीछे देखा है। फिर हमारे पास मेयर्स रिलेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, CP - CV = R। और अगर हमको गामा निकालना है, ये मेयर्स रिलेशन नहीं, लेकिन अगर हमें गामा निकालना है तो CP और CV का रेशो लेंगे तो हमें गामा मिलेगा। अब यहाँ पे गामा, CP और CV क्या है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा, वहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है अभी मोलर स्पेसिफिक हीट, जिसको हम CP बोलते हैं। पिछले मेयर्स रिलेशन में हमने देखा कि CP - CV जो आ रहा था वो CP, यहाँ पे उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। ये CP क्यों है, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे आता है, इसलिए इसको CP बोलते हैं। और नीचे जो CV है वो भी मोलर स्पेसिफिक हीट है, पर वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आता है। इसके लिए हमारे पास उसके फॉर्मूलाज है। CP = m0 यहाँ पे m0 मोलर मास है और SP जो है वो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है। और ये यहाँ पे भी वही है, बस SP के अलावा SP है जो कि प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है। और हमारे पास जो ये फार्मूला जो है ये यूज़ नहीं होगा ज़्यादा, ये यूज़ होगा क्योंकि इससे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ करके हम CP और CV निकालेंगे और उसके ही बेसिस पर हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं। उसके फार्मूलाज हमने थर्मोडाइनमिक्स में भी पढ़े हैं, तो आप उससे रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे CP का फार्मूला जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम +2/2 + R होता है, और CV का फार्मूला जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम /2, ये कैंसिल है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, इरेज किया हुआ है। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम /2 × R ऐसा ही है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जैसे हमने मेयर्स रिलेशन देखा, वैसे ही यहाँ पे उसको ही अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास SP - SV = R आएगा, पर उसके नीचे m0 मतलब मोलर मास, और जो एनर्जी वो भी जूल में आएगी। ये रिलेशन आप ध्यान रखें ना रखें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ गैसेज। यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है वो पता चलेगा। हमारे पास जो गैसेस के टाइप्स है, मोनोएटॉमिक गैस, मतलब जिसमें एक ही सिंगल मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि हमारे पास गैस है
हीलियम जो H स्टेट में आती है, लेकिन ऑक्सीजन अगर हम देखेंगे तो O2 स्टेट में आती है। तो हीलियम जो हुआ वो मोनोएटॉमिक हुआ और ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक हुआ। वैसे ही हम ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक ऐसे डिफरेंट एटॉमिक गैस होते हैं, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वो कितने एक्सिस तक रोटेट कर सकता है उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। अगर हम मोनोएटॉमिक गैस लेंगे तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आएंगे, और ये जो 3 होंगे वो ट्रांसलेशनल होंगे। यहाँ पे कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल इसलिए का कोई भी रोटेशन नहीं होगा, इसलिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आएगा, इसलिए बस 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे। तो इसी वजह से अगर थ्री ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसका CP जो है वो हमने पीछे फॉर्मूला देखा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 2/2R होता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, उसमें 2 मिलाएंगे तो 5 आएंगे, 5/2R आएगा CP। और अगर CV निकालेंगे तो यहाँ पे CV आएगा 3/2R, जो कि हमने फॉर्मूले में देखा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 × R होता है। यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 × Na kb × T। यहाँ पे T जो है वो मीन टाइम है। अभी नेक्स्ट देखते हैं डायटोमिक के लिए सेम थिंग। अभी डायटोमिक जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे स्टेट मॉलिक्यूल होगा, मतलब यहाँ पे उसका एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, और उनको यहाँ पे जोड़ने वाली एक लाइन होगी, मतलब एक बॉन्ड होगा, तो उसको हम डायटोमिक बोलते हैं। और ये रोटेट भी कर सकता है। तो यहाँ पे 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे और 2 जो है वो रोटेशनल आएंगे। तो इसकी वजह से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 5 होगा। CP 7/2R आएगा और CV 5/2R, और एनर्जी जो है वो आएगी 5/2 kb Na × T। अगर हमने नॉन रिजिड मॉलिक्यूल लिए, मतलब जो मॉलिक्यूल एक जगह पे ये नहीं है, मतलब रिजिड हम जिनको बोलेंगे कि उनके मॉलिक्यूल एक ही जगह पे स्टेशनरी नहीं है, उनको नॉन रिजिड बोलेंगे। उन मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होता है। अब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, तो उसके लिए 7 अगर होगा तो CP 9/2 आएगा R, और CV आएगा 7/2R, और एनर्जी का रिस्पेक्टिव फॉर्मूला आएगा। अभी और देखते क्या है हमारे पास। अभी नेक्स्ट हमारे पास रेडिएशन है। अभी हमारे पास जो KTG था वो खत्म हो गया। इस साल KTG और रेडिएशन एक ही चैप्टर में है। तो अभी रेडिएशन के भी फॉर्मूले देखते हैं, 2-4 फॉर्मूले, पर वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसका एक बेसिक पहले कंसेप्ट है कि अगर हम किसी भी मटेरियल को एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी, ट्रांसलेट होगी और रिफ्लेक्ट होगी। इन 3 फॉर्म्स में कवर होंगी। अगर हम इन सब को अगर आप देखिए, अगर हम इन सबको Q से डिवाइड करेंगे होल इक्वेशन को, तो यहाँ पे Q/Q जो है फर्स्ट में, तो वो 1 आएगा। यहाँ पे QA/Q जो होता है उसको हम A बोलेंगे, जिसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। जैसे QT/Q आएगा, उसको R बोलेंगे, उससे बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और QR/Q आएगा, उसको लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। यहाँ पे उनका नोटेशन भी नीचे दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन एक बेसिक इक्वेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 1 = A + R + TR, और इसके नोटेशन मैंने अभी बताया और नीचे भी दिए हुए। अभी नेक्स्ट देखते हैं इसके बेसिस पे क्या फॉर्मूला डिराइव करके आते हैं। पहले हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, कोई भी अगर हम रेडिएशन किसी मटेरियल पे डालेंगे तो उसकी कितनी हीट जो जनरेट होगी वो किस किस डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर पर, वो देखेंगे। यहाँ पे Q जो है, जो हमने हीट सप्लाई की है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब हीट जो प्रोड्यूस हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया से, और यहाँ पे टाइम से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A and T। अगर हम इसी इक्वेशन को अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम यहाँ पे R जो है कांस्टेंट वो रखेंगे, उसको बोलेंगे हम इमिसिव पावर। तो उसका फॉर्मूला आएगा Q = RAT। यहाँ पे R है इमिसिव पावर, यहाँ पे A है एरिया एंड T है टाइम, Q है हीट गिवन। तो इसको अगर हम R के टर्म्स में अरेंज करेंगे तो वो ऐसा फॉर्मूला आएगा। इसको भी ध्यान में रखिए, इस पर बेस भी प्रॉब्लम्स आते हैं सीट में। नेक्स्ट देखते हैं अभी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी है। पहले हमने जो देखा था वो था इमिसिव पावर। अभी इसका कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन अगर देखेंगे तो उसका फॉर्मूला आता है E = R/RB। RB जो है वो हमने पीछे देखा इमिसिव पावर, और ये RB जो है वो भी इमिसिव पावर है और RB इमिसिव पावर है। मतलब पर ये जो ऊपर वाला R है वो इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, मतलब जो भी अदर देन ब्लैक बॉडी होंगी उनकी इमिसिव पावर को हम R से डिनोट करेंगे, और जो ब्लैक बॉडी होगी उसकी इमिसिव पावर को हम RB से डिनोट करेंगे। अगर हम इसका रेशो लेंगे तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन क्या कहता है। किरचॉफ लॉ के अनुसार अगर कोई भी
इमिशन होता है तो उसका उस इमिशन में कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसको हमने ए से डिनोट किया था पहले वाला जो फॉर्मूला था, वो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन के इक्वल होता है, जो कि हमने यहाँ पे डिराइव किया। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको ध्यान रखिए कि जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी का, वो इक्वल टू होगा कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन से। मतलब अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में अगर दिया है कि आपको निकालनी है सपोज इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, और आपको इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी दी हुई है और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे कि इसमें ई तो नहीं दिया हुआ, तो इसको हम इक्वेट करेंगे तो ई हमें मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारे पास लास्ट के दो फॉर्मूले बचे हैं। इसमें पहला जो है वो है वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कहता है कि कोई किसी भी रेडिएशन में अगर हम फोटोन बम्बार्ड करते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो उसको अगर हम रीअरेंज करेंगे, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट रखेंगे जो बी यहाँ पे डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं हम वाइन्स कांस्टेंट, और उसकी यूनिट जो है वो है 2.897 × 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। अभी नेक्स्ट देखते हैं स्टीफन्स लॉ। ये लास्ट टॉपिक है हमारा। इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी दी हुई स्टीफन्स लॉ में कि जो इमिसिव पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के 4th स्क्वायर से, मतलब 4th पावर से। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू लाएंगे तो यहाँ पे सिग्मा हम इंसर्ट करेंगे, जो कि है स्टीफन्स कांस्टेंट। ये भी ध्यान में रखिए। आप अगर रेडिएशन के आप सारे फार्मूलाज ध्यान में रखेंगे, सारे मतलब कितने, 4 ही फार्मूले, अगर वो 4 फार्मूला और एक कंसेप्ट बस 1 = इमिसिव कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर हम रिलेशन ध्यान रखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं इस टॉपिक के, रेडिएशन के। और KTJ में भी आप थोड़े कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे तो आपका ये चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा MST CET के लिए। तो ऐसे ही अभी, और उसकी यूनिट जो है वो है 2.897 × 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। अभी नेक्स्ट देखते हैं स्टीफन्स लॉ। ये लास्ट टॉपिक है हमारा। इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी दी हुई स्टीफन्स लॉ में कि जो इमिसिव पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के 4th स्क्वायर से, मतलब 4th पावर से। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू लाएंगे तो यहाँ पे सिग्मा हम इंसर्ट करेंगे, जो कि है स्टीफन्स कांस्टेंट। ये भी ध्यान में रखिए। आप अगर रेडिएशन के आप सारे फार्मूलाज ध्यान में रखेंगे, सारे मतलब कितने, 4 ही फार्मूले, अगर वो 4 फार्मूला और एक कंसेप्ट बस 1 = इमिसिव कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर हम रिलेशन ध्यान रखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं इस टॉपिक के, रेडिएशन के। और KTJ में भी आप थोड़े कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे तो आपका ये चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा MST CET के लिए। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हम आपको ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक